हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार सापड़ा जी, जो कि लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। अब उनसे जानेंगे हम कि आपातकाल की स्थिति के अंदर उनकी क्या राय थी। तो सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताएं। 1975 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य शिक्षक था अपने क्षेत्र में, और युवा शाखा थी हमारी। उसमें हम लोग जब 1975 में इमरजेंसी लगी, जिस दिन 26 जून की काली रात थी, उस दिन इमरजेंसी लगी, लेकिन सबको पता नहीं चल पाया था। तो हम लोग नित्य की भांति राता निकल डाल के अपना शाखा पे पहुंच गए। और हम लोगों ने शाखा भी लगाई, लेकिन जब हम शाखा से वापिस आ गए तो तब तक कुछ अखबार आ गए थे और लोगों को पता चला कि देश में आपात स्थिति लग गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया है। तो फिर उन्होंने कहा भी आप समझ जाए, प्रतिबंध लग गया है तो आप आगे क्या योजना है वो देख लीजिए। तो आपातकालीन जब लगी तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी आपातकाल से? एक तो ये आपातकाल ऐसा था कि हम लोगों ने तो युवा थे, हम लगभग 23-24 वर्ष की आयु थी, हम लोगों ने कभी सुना नहीं था आपातकाल क्या होता है, क्या चीज होती है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बहुत समय बीता तो पता चला कि इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, आपके बोलने की आज़ादी खत्म हो जाती है, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, जो भी सरकार जैसा भी नियम लेकर आए आप उसका पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार की जो एक समाज के अंदर पूरा भय सा व्याप्त हो गया। जैसे कि आपने बताया कि आप संघ से जुड़े हुए थे, तो आप लोग जो अपनी बैठक रखते थे वो कैसे करते थे और कहाँ रखते थे? हाँ, एकदम जब बैन लगा देश के अंदर और एकदम घबराहट सी हो गई, हम सबको भी लगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, सारे अस्त व्यस्त सा हो गया था जी। किसी को कोई मिलना नहीं, सारे, और हमारा जो कार्यालय था उसको सील कर दिया गया, हमारे अधिकारी पकड़े गए। और उसके बाद हम लोगों ने मिलने के लिए धीरे धीरे फिर बातचीत हुई कि किस प्रकार की, तो धीरे धीरे मिलना प्रारंभ किया हम लोगों ने। क्योंकि उस समय कोई ना तो टेलीफोन थे, वो काला टेलीफोन होता था बिल्कुल, जो घरों में लगा रहता था, तो उसके पास भी बहुत कम लोगों के पास था, उसमें बहुत कम लोगों के पास टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी और कोई व्यवस्था थी नहीं संचार की। उसमें हम लोगों ने जो तय किया था कि मान लो एक व्यक्ति है, वो जाके जो 5, 7, 8 लोग जो मुख्य हैं उनके घर में जाके सूचना देता था कि आपने वर्षों या जो भी तारीख तय की है इस समय 8 बजे इस स्थान पर आना है। और वो भी जब जाते थे, मान लीजिए कोई घर तय किया जाता था हमारी बैठकों पर, तो प्रयास किया जाता था कि ऐसा घर ढूंढा जाए जिसके 2 गलियों में रास्ता निकलता हो। क्योंकि पुरानी हमारी जो दिल्ली थी उसमें ऐसे काफी मैदान थे जो गलियों में, जो 2 गलियों में खुलते थे, तो प्रयास किया जाता था ऐसे घर के अंदर बैठक रखी जाए जिसके 2 गेट हो। और उसकी भी व्यवस्था की जाती थी, आपने 8 बजे पहुंचना है, आपने 8:02 पे पहुंचना है, 8:05 पे पहुंचना है। हम एकदम सभी नहीं पहुंचते थे, और कोई आगे के द्वार से, कोई पीछे के द्वार से। इस पर अगर हम 10-12 लोग ही पहुंचते थे तो पड़ोसी तक को भी नहीं पता चलता था कि हम किस प्रकार वहां पर बैठे। तो आप जब जेल में गए तो आप सत्याग्रह के थ्रू गए थे या फिर आपको पुलिस वालों ने डायरेक्ट उठाकर जेल में डाल दिया? नहीं, हम लोगों ने योजना अनुसार, जिस प्रकार पुलिस की बात है तो हमारा नाम भी वहाँ थाने में तो आ गया था कि आरएसएस के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके नाम उनके पास थे। हाँ जी। और एक मजेदार बात है, एक बार एक इंस्पेक्टर मिला हमें तो रास्ते में ही, हाँ जी। क्यों भाई राजकुमार कब आ रहे हो? मैं सर आने वाले हैं कुछ दिन में। आ रहे हैं? नहीं आता, कल पकड़ के ले आऊँ। मैंने नहीं, कोई बात सर, आ रहे हैं हम। उसने इतना आगे बात की, मैं ठीक है जब आ रहे हैं। और लेकिन हम चोरी छुपे फिर भी वो बीच में छापे जरूर मारते रहते थे, और उसका हमारा लुका छिपी का खेल जो चलता रहता था। अगर हम 2-4 दिन घर में हैं तो 5-7 10 दिन फिर हमें बाहर रहना पड़ता था, फिर 2-4 दिन घर में। तो एक बार तो ऐसा ही हो गया कि मैं दुकान पर बैठा था, एकदम पुलिस जो है वो आई वहां पे, लेकिन चांस की बात है कि मैं बैंक गया हुआ था, तो मैं बैंक से वापस अपने दुकान के पास पहुंचने ही वाला था, तो बस मेरे को एक वहां का पड़ोसी आ गया अचानक, वो राजकुमार तेरी दुकान पर तो पुलिस आई हुई है। तो मैं वहीं से चला गया और इस प्रकार उसमें बच गया। फिर वो योजना के अनुसार हम जो कार्य करते रहते, हमें इसी समय जो है कार्य मिले, काम मिले कि भाई जो अपनी समाज है इसको हम किस प्रकार अवगत कराएं कि ये किस प्रकार के कठोर नियम जो सरकार ला रही है, उसके लिए हमें एक मैसेज आ जाया करता था, और उसको हम साइक्लो स्टाइल करके रात को बैठ के घर में साइक्लो स्टाइल करते थे, उसके पर्चे बनाते थे, और सवेरे जो है 3-4 बजे तक सबके घरों में डाल आते थे। जब लोग सो गए उठते थे
तो उनसे पहले ही उनके पास पहुंच चुके होते थे और इस पर हम ये रात ही रात में ये सारे कार्य करते थे। तो जब आप जेल में गए तो उसके आपके जेल में जाने के बाद आपके परिवारों को क्या-क्या कष्ट सहना पड़ा? जेल जाना भी हमारा बहुत बढ़िया रहा था, अजीब था कि हम लोगों ने जो सत्याग्रह हमारा तय हुआ उसमें भी हम जो थे कभी हम लोग कम से कम 20 लोग जो है वो इकट्ठे हुए और उनको इकट्ठा करना, फिर हम एक जगह सोए थे। मजेदार बात है इसमें कि हम एक जगह इकट्ठे सोए क्योंकि योजना अगर हम इकट्ठे से आते तो पता चलता, लेकिन एक जगह हम रात को सोए हैं, सुबह हम सब अलग अलग हो गए और फिर हमारा ग्रुप बनाया गया कि 5 लोगों ने आपने उधर से आना, हमने 12 टूटी चौक से जो है सत्याग्रह किया था 5 दिसंबर 1975 को। हमको दिया गया कि आपने सदर बाजार की गलियों से होते हुए आना है। दूसरे को दिया गया कि आपने 12 टूटी पर पहाड़ी विलेज की ओर से आना, तीसरे को दिया कि आपको सदर थाने की ओर से आना, चौथे को दिया कि आपने वेस्ट एंड सिनेमा की ओर से आना। इस प्रकार 5-5 के ग्रुप बांटे गए। हमारे हाथ में पर्चे भी थे और हम लोग नारे भी लगाते हुए आ रहे थे, भारत माता की जय, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। इस तरह के नारे जो है हम लोग लगाते हुए आ रहे थे और उस प्रकार ताकि एक तो समाज को भी पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ है, पूरी गलियों में आते हैं और फिर हमने बाटूटी चौक पर आकर सत्याग्रह। तो जब आप ये करते थे तो उसके लिए आपके परिवार का क्या स्टैंड था? आपके माता-पिता उसके लिए क्या कहते थे? एक बात बहुत अच्छी रही है कि हमारा जो परिवार था, जबकि हमारे पिताजी की आईसाइट बहुत वीक थी, लेकिन राष्ट्रभक्ति उन्हें कूट-कूट के भरी हुई थी। उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया, जबकि मेरे दोनों भाई बहुत छोटे थे और सारा काम मैं ही देखता था। मेरे पिताजी की आईसाइट बहुत वीक थी और सारा कारोबार मेरे जिम्मे ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जा देखा जाएगा। ये उनकी हिम्मत थी, मेरे परिवार की बहुत सपोर्ट रही है कि जिसकी वजह से मैं वहां जेल में जा पाया। आपको क्या लगता है कि उस समय में और आज के समय में अगर किसी भी पार्टी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में किस तरीके का बदलाव आया है? कि कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ताओं का मोरल काफी था, क्योंकि हम लोगों ने शाखा में थे तो हम लोग शुरू से ही वीर सावरकर की किताब का हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और उन्होंने जेल में जो लिखी उनकी जो बातें पढ़ते थे तो इतना रोमांच आ जाता था मन में कि पूछो नहीं। और फिर चंद्रशेखर आजाद को पढ़ना, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना, भगत सिंह के बारे में पढ़ना, तो ये बातें हमारे मन में रहती। और जेल में भी हम जब गए तो मैंने अपने घर से एक डायरी मंगाई थी, हमने डायरी लिखते थे तो उसमें सबसे पहले जो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी वो यही लिखी थी, मरकर बिना मिटेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम जेलों में गए थे तो हमारा जो जेलर है कहता हो तुम नौजवान क्यों आ गए, ये इंदिरा गांधी है, छोड़ेगी नहीं तुम्हें, तुम्हारी लाशें जाएंगी 4-4 आदमियों के सर पे। लेकिन फिर भी हम लोग ना घबराए नहीं और हम लोगों ने जो है हिम्मत से अपने रहे और फिर जिस प्रकार योजना बनी उसके प्रकार हम लोग फिर। तो आज के वर्तमान समय में सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? ऐसा है, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से सरकार ने उन लोगों को काफी परिवारों को और उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया था, तो एक ताम्र पत्र वगैरह भी दिया था स्वतंत्रता सेनानियों को। तो हम भी यही चाहते हैं कि अब जबकि आज की परिस्थिति के अंदर कुछ जो हमारी प्रदेश में जहां जहां हमारी भाजपा की सरकारें हैं वहां पे कुछ राशि की सम्मान निधि भी मिलती है, उनको मेडिकल में भी कहीं कहीं सहयोग मिलता है, कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट में भी मिलता है, ये कई सरकारों ने किया है। लेकिन जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं है तो वहां के कार्यकर्ताओं को कुछ भी इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हम लोग जो है, जो जैसे दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो हम लोगों ने चाहते हैं कि केंद्र सरकार हम सभी को एक लोकतंत्र सेनानी घोषित करे, कम से कम एक ताम्र पत्र नहीं तो एक सम्मान पत्र, वो कम से कम जो है वो हमेशा देना चाहिए वो, क्योंकि एक कम से कम अनुभूति रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया क्योंकि हम जेलों में गए थे, अगर कुछ उम्मीद से जाते हैं तो शायद अब इतने समय तक रह ना पाते और वहां पर डर के आ जाते। लेकिन क्योंकि हम लोग गए थे अपने दिल से गए थे, राष्ट्रभक्ति भक्ति की भावना और प्रोत थी, तो इसीलिए हम लोग जो रहे तो हमने कहीं पर भी मन नहीं गिराया। लेकिन आज क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारी बच्चे और उनको भी एक महसूस हो कि इनके बुजुर्गों ने कुछ करके गए हैं देश के लिए, तो इस प्रकार का एक सम्मान पत्र भी अगर हमें सरकार इश्यू कर देती है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि
जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में चल रहा है, जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं, एक दूसरे से लड़ती है, बात करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपातकाल जैसी स्थिति बन सकती है? ये अभी जो परिस्थितियां हैं शायद ऐसी बात अभी ना हो पाए कि ऐसा एकदम कोई शासक आए जो ऐसा स्टेप ले, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए पीछे कितनी ही सरकारों ने कितनी भी गड़बड़ें की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 356 का प्रयोग नहीं किया, जबकि उससे पहले कांग्रेस सरकार ने लगभग 90 से 100 बार के बीच में 356 धारा करके और सरकारें गिराई थी, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं गिराई। तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार का नहीं होगा, कहीं कठोर कोई नियम कर दिए जाएं, अगर कोई ज्यादा ही कोई गलत बोलता है तो किए जाए, तो ऐसा कभी अगर जरूरत पड़े तो करना भी चाहिए। मैं मंच पब्लिक की आवाज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप लिया है कि जो चीज हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को इस बारे में, आपातकाल के बारे में जानकारी भी नहीं थी, और ये सब उन सभी आपातकाल बंदियों को या उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भूमिगत रहकर उस समय काम किए हैं, उनको बुलाकर और उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, ये समाज के काम आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मंच का।